थी ये लड़कियां। घर वालों से नाराज होकर हुई थी फरार। यूपी पुलिस ने मोहन नगर इलाके से इन तीनों लड़कियों को खोज निकाला है। तो घर वालों से नाराज होकर हुई थी ये तीनों लड़कियां फरार, जो कि मोहन नगर इलाके से यूपी पुलिस ने उन्हें खोज निकाला है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। घर से भागी 3 लड़कियां मिल गई हैं। देहरादून से भागकर आई थी ये गाजियाबाद। घर वालों से नाराज थी। देहरादून के बसंत विहार इलाके से भागकर आई थी ये लड़कियां गाजियाबाद। और इस बीच खबर यह है कि गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके से पुलिस ने इन्हें खोज निकाला है। और आगे देखिए आपका शहर आपकी खबर। भारतीय सैनिकों की हत्या के मामले में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस खुलासे में ये बात सामने आई कि मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड और जमात उद दावा का मुखिया हाफिज मोहम्मद सैयद एक हफ्ते पहले एलओसी पर पहुंचा था। भारतीय सैनिकों के हमले से पहले पुंछ सीमा के पास पाकिस्तान सैनिकों से मुलाकात की थी। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक हाफिज पाकिस्तानी सैनिकों की भावनाओं को भड़काने आया था। हाफिज सैयद का उद्देश्य पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की गतिविधियों को हवा देना था। मेंढर सेक्टर, जहां भारतीय सैनिकों पर हमला हुआ और शव शत विक्षत कर दिए गए, पुंछ के इसी इलाके में आता है। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक सीमा पर अभी भी 772 किलोमीटर के दायरे में बारूदी सुरंगों का फटना जारी है। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर भारतीय सीमाओं पर घुसपैठ की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। यानी एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। झारखंड के लातेहार हमले में नया खुलासा हुआ है। यहाँ नक्सलियों की एक और करतूत सामने आई। नक्सलियों ने इस हमले में मारे गए एक जवान के शव में एक बम प्लांट कर दिया ताकि कुछ और निर्दोष लोग मारे जाएं, लेकिन समय रहते इसका पता लग गया और नक्सलियों के मंसूबे कामयाब नहीं हो सके। झारखंड के लातेहार में हुए नक्सली हमले के बाद ये खुलासा हुआ है। इस हमले में सीआरपीएफ ने अपने 10 बहादुर जवानों को खोया था। आज जब जवानों के शवों को रांची में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया तो एक जवान के शव के अंदर बम मिला। वहां बम मिलते ही पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों में हड़कंप मच गया और डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया। इसके बाद मौके पर बम निरोधक दस्ता बुलाया गया। डॉक्टरों की सतर्कता के चलते कई सारे लोगों की जान बच गई और नक्सलियों का बेगुनाह लोगों को मारने का मंसूबा भी कामयाब नहीं हो पाया। नक्सलियों ने इस हमले में सीआरपीएफ के 10 जवानों समेत कुल 13 लोगों को मार डाला था, जिसमें 3 ग्रामीण शामिल थे। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि झारखंड में नक्सलियों की जड़ें गहरी हैं और अगर जल्दी ही नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान नहीं छेड़ा गया तो वहां काम कर रहे अर्धसैनिक बलों के जवानों के मनोबल पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। बहुचर्चित डीजीएम हत्याकांड में पुलिस का सफेद झूठ आया है सामने। जो शख्स पहले से ही डासना जेल में बंद था, उसको दोबारा पुलिस ने हत्यारोपी बनाकर भेज दिया जेल। ज्ञात हो कि 20 जुलाई को इंदिरापुरम निवासी वुडलैंड के डीजीएम नितिन शर्मा की उनके घर के सामने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात का करीब 7 माह बाद गाजियाबाद पुलिस ने बुधवार को 2 लोगों को गिरफ्तार कर खुलासा किया। एसपी सिटी शिवशंकर यादव ने दावा किया कि अंकित और प्रशांत ने अपने साथियों के साथ मिलकर डीजीएम की हत्या की थी। डीजीएम से 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, जो डीजीएम शर्मा ने उन्हें नहीं दी, जिसकी वजह से उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। गाजियाबाद पुलिस ने तो झूठा मामले का खुलासा कर अपनी पीठ तो थपथपा ली और असली हत्यारोपी अब भी पुलिस की पहुंच से दूर है। को रोहित ने फोन करा था मेरे पास कि जल्दी से आ जाओ, फटाफट बात नहीं बताई थी क्या है। तो मैं आया मेवाड़ी इंस्टीट्यूट के पास में, तो 1-2 बार ऐसी कॉल से करके उन्होंने बुला लिया सुबह 7 बजे के आसपास। इसके बाद वो प्लानिंग के साथ बोली थी, उन्होंने मुझे गोली दी और गाड़ी में बैठे। मुझे अब तक नहीं पता था किसका मर्डर करना है। और उसके बाद वो वहाँ पर गए उसके जूते वाले के घर पर। हम गाड़ी में रहे 4 आदमी और 2 मनोज और प्रशांत ने जाके उसे शूट किया। फिर हम गाड़ी में बैठकर इसे हिंडन के पुल से इधर भागते हुए वापस आ गए। आपको बता दें कि गाजियाबाद पुलिस के शर्मनाक रवैये से वर्दी पर लगा है प्रश्न चिन्ह। वहीं सरकार ने एसएसपी से इस मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली गैंगरेप मामले में दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट से माफी मांगी है। पुलिस ने कोर्ट में माना है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस से चूक हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी।
इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया था कि आखिर इस मामले में पुलिस के बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आज की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने मामले की नई स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी। इस दौरान कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं कि सभी गाड़ियों की काली फिल्म और पर्दों को हटाया जाए। साथ ही पीसीआर वैन्स को लेकर भी कोर्ट ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई अब 31 जनवरी को होगी। जो टिंटेड ग्लासेस और इस तरीके की चीजें जो कि परसेंटेज से अधिक हैं या पर्दे लगे हुए हैं या काली फिल्में चढ़ी हुई हैं, उन सबको हटाया जाए और वो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की है उसको कंप्लाई किया जाए। लेकिन साथ ये भी कहा कि जो ऐसे में किसी को हैरेस ना किया जाए, लेकिन मतलब सड़कों पे जाम ना लगे और ये सबको कंप्लाई करें। पुलिस ने अनकंडीशनल अपॉलजी मांगी क्योंकि उन्होंने 2 पीसीआर वैन्स का जिक्र किया था और तीसरी पीसीआर वैन का जिक्र नहीं किया था, जो कि पहले से उन्होंने मेंशन किया हुआ था और तीसरे को कहीं उनको छुपाने की कोशिश ऐसा कोर्ट को महसूस हुआ। तो उस मामले को लेते हुए पुलिस की तरफ से उनके वकील ने अनकंडीशनल अपॉलजी मांगी। कोर्ट की डायरेक्शंस थी कि आपकी जो पीसीआर वैन्स हैं, उन पीसीआर वैन्स की जो संख्या है उसमें से 20% के आसपास कंडेमनेशन में पड़ी रहती है, खराब हालत में पड़ी रहती हैं और सड़कों पे नहीं होती। तो उनकी जो हालत है उसको दुरुस्त करके उनके नंबर को बढ़ाया जाए और दुरुस्त करके उनको सड़कों पर लाया जाए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर केंद्र की सरकार पर हमला बोला, लेकिन मुद्दा थोड़ा सा हट के था। पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की गई कार्रवाई की जहां मायावती ने निंदा की, वहीं रेल किराया बढ़ाए जाने पर आपत्ति की और कांग्रेस की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। केंद्र की सरकार ने सभी दर्जों में रेल किराया काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, जो ये फैसला जनहित में कतई भी उचित नहीं है। इस प्रकार केंद्र की सरकार ने रेल मंत्रालय का भी अब पूरे तौर से कांग्रेसीकरण कर दिया है। बजट शुरू होने से लगभग 1.5 महीने पहले ही इस प्रकार से रेल किराए में काफी ज्यादा वृद्धि करके केंद्र सरकार ने अपनी मनमानी का जो ये परिचय दिया है, उसे जनहित का निर्णय कतई नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार केंद्र की सरकार लगातार गरीब व आम जन विरोधी फैसले लेकर दुखदायी व गैर कल्याणकारी सरकार साबित हो रही है। नए साल में बहन जी कुछ बदली नजर आती हैं, तभी तो केंद्र की सरकार हो या फिर यूपी की सरकार, सब पर लगातार हमले कर रही हैं और कई सवाल छोड़ जा रही हैं। सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे मोदीनगर की SRM यूनिवर्सिटी में, जहां पर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही अखिलेश ने यह भी साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी में ही सबसे ज्यादा पहलवान है और मथुरा के शहीद को दिया 20 लाख रुपए का आर्थिक सहायता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव SRM के दिल्ली NCR कैंपस मोदीनगर में पहुंचे, जहां पे राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। वहीं अखिलेश यादव ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही सूबे के मुखिया ने यह भी साफ कर दिया कि गरीबों के खेल हॉकी, कुश्ती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, अमीरों के खेल तो दूसरे हैं। अखिलेश ये कहने से भी नहीं चुके कि पहलवानों की सबसे ज्यादा मदद तो समाजवादी पार्टी ने की है। कुश्ती का मतलब सीधा गांव से जुड़ा हुआ खेल माना जाता है और सच्चाई भी है कि ज्यादातर गांव के लोग इस खेल के प्रति 5-2-5 रुचि रखते हैं और कहीं न कहीं बढ़ावा भी मिल रहा है। गलत बोल रहे आप। और हमारे से पहले जो अभी हमारे सांसद हैं, ठीक है, उसी से किस तरीके से जुड़े हैं वो आप जानते होंगे। युवा मुख्यमंत्री के साथ आते ही खिलाड़ियों में भी नया उत्साह दिखा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुंचने के बाद अखिलेश यादव ने कई बड़ी परियोजनाओं का विमोचन भी किया। गाजियाबाद के सिहानी गांव में मासूम बच्ची की हत्या के बाद खासा बवाल हुआ। इससे गुस्साए लोगों ने हाईवे को जाम कर पुलिस पर पथराव किया। जवाब में पुलिस ने भी जमकर लाठियां भांजी, आंसू गैस के गोले छोड़े। गाजियाबाद के सिहानी गांव में गुरुवार सुबह मासूम बच्ची का शव मिलने से लोग आक्रोशित हो गए। लोगों का कहना था कि बलात्कार के बाद बच्ची की बेरहमी से हत्या की गई है। इससे गुस्साए लोगों ने NH 58 पर बच्ची के शव को रखकर जाम लगा दिया। बवाल इतना बड़ा
कि लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी लोगों पर जमकर लाठियां भांजी व आंसू गैस के गोले छोड़े। हालांकि इसकी आड़ में पुलिस ने महिलाओं को घरों से निकालकर पीटा। करीब 5 घंटे तक बवाल के बाद स्थिति किसी तरह काबू में आ सकी। जिस रास्ते को लोगों ने 4 घंटे तक जाम किया, इसी रास्ते से मोदी नगर आए मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना था, लेकिन हंगामे के चलते मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर के जरिए दिल्ली रवाना किया गया। लैंपैड घोटाले की जांच कर रही एसआईबी को आज नए साल में एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, लैंपैड घोटाले के 2 बड़े आरोपी और माया सरकार के मंत्री चंद्रदेव राम यादव और रंगनाथ मिश्रा को अग्रिम जमानत मिल गई है। लैंपैड घोटाले में लगातार जांच एजेंसी एसआईबी को चकमा दे रहे माया सरकार के इन दोनों मंत्रियों ने आज चुपचाप अदालत में समर्पण कर दिया और तुरंत ही अग्रिम जमानत भी ले ली। और ये सब उस एसआईबी के सामने हुआ जिसने इस घोटाले के लगभग सभी बड़े आरोपियों को लोहे के चने चबा रखे हैं। इन दोनों मंत्रियों की तलाश में जांच एजेंसी ने कई जगह छापेमारी भी की, पर इन दोनों मंत्री मिलने का नाम नहीं ले रहे थे। जब कोर्ट ने इनके ऊपर धारा 82 की कार्रवाई की और कुर्की के आदेश की कवायद भी शुरू हो गई, तब इन मंत्रियों ने समर्पण कर दिया। 19 जनवरी तक छूटे अग्रिम जमानत पर ये दोनों मंत्रियों के खिलाफ एसआईबी के पास पुख्ता सबूत हैं। और गवाहों की अगर बात करें तो 2 बड़े आईएएस अधिकारियों ने इस बात को कलमबंद बयान में कबूल भी किया है कि उन्हीं के सामने इन दोनों मंत्रियों ने घूस ली थी। आखिरकार कांग्रेस में ये क्या हो रहा है? सोनिया गांधी के दौरे को लेकर जो असमंजस की स्थिति कांग्रेस द्वारा गुरुवार को बनाई गई, उससे कांग्रेस की जमकर फजीयत हुई है। सुबह सोनिया गांधी के दौरे की घोषणा से जो कांग्रेसी खुश नजर आए, वहीं दिन में दौरा रद्द होते ही वो मायूस हो गए। लगता है कांग्रेस के बड़े नेताओं को उत्तराखंड राज्य से कुछ खास मोह नहीं है, इसलिए कांग्रेस की यूपी अध्यक्षा सोनिया गांधी का उत्तराखंड दौरा कांग्रेस के 9 माह के कार्यकाल में 3 बार रद्द हो चुका है। हालांकि सोनिया गांधी का गैरसैंण दौरा पहले ही रद्द किया जा चुका था, लेकिन एकाएक गुरुवार को कांग्रेस खेमे द्वारा प्रचारित किया गया कि सोनिया गांधी गैरसैंण आ रही है और उसके कार्यक्रम को मंजूरी मिल गई है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने मीडिया चैनलों को फोनो देकर व बाइट देकर इसकी तस्दीक की। जहां सुबह तक खुद मुख्यमंत्री प्रसन्नचित नजर आ रहे थे, वहीं 11:30 बजे के लगभग सरकारी सूत्रों ने इस बात की पुष्टि कर दी कि सोनिया गांधी अब गैरसैंण का दौरा नहीं करने जा रही हैं। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा एक बार फिर मीडिया के सामने आए और उन्होंने माना कि सोनिया गांधी का कार्यक्रम 11 बजे तक तय बताया जा रहा था, जबकि 11:15 बजे इसे स्थगित करने का फोन आया। साफ है, सोनिया के आने से बेहद उत्साहित मुख्यमंत्री का चेहरा सोनिया के नहीं आने से मुरझाया हुआ नजर आया। हालांकि उत्तराखंड आंदोलन के बाद पहली बार यूकेडी ने आज प्रदेश बंद का आह्वान किया। यूकेडी ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ बंद कर प्रदर्शन किया। हालांकि बंद का दून में मिला जुला असर देखने को मिला। कई जगहों पर यूकेडी कार्यकर्ताओं और व्यापारियों में नोकझोंक भी हुई, जिसे पुलिस के बीच बचाव के बाद शांत किया गया। दून में बंद का मिला जुला असर रहा। कई बार यूकेडी कार्यकर्ताओं में और वाहन चालकों और व्यापारियों में नोकझोंक भी हुई, पर पुलिस के बीच बचाव के बाद मामला शांत हो गया। यूकेडी ने मूल निवास मामले पर सरकार की ओर से कोर्ट में सही पैरवी न किए जाने के कारण मूल निवास की कट ऑफ डेट 9 नवंबर 2000 किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही यूकेडी ने प्रदेश में 12 सिलेंडर पर सब्सिडी दिए जाने और परिवहन विभाग द्वारा बढ़ाए गए टैक्स को वापस दिए जाने को लेकर प्रदेश बंद का आह्वान किया था। यूकेडी कार्यकर्ताओं पर हुई पुलिसिया कार्रवाई को यूकेडी कार्यकर्ताओं ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पुलिस के बल पर आंदोलनकारियों की आवाज दबाने का काम कर रही है। यूकेडी के बंद का बाहर से आने वाले लोगों पर खासा असर पड़ा, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। वहीं प्रशासन ने यूकेडी कार्यकर्ताओं को लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के चलते गिरफ्तार भी किया। इलाहाबाद के कुंभ मेला क्षेत्र में सिक्योरिटी प्लान गुरुवार से लागू हो गया है। मेले की सुरक्षा को लेकर तकरीबन मेला क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा जवान तैनात रहेंगे। मेले की सुरक्षा के लिए गुरुवार से 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के साथ ही पीएसी, आरएएफ, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स की टीमें अपना काम शुरू कर देंगी। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले की सिक्योरिटी बेहद हाईटेक होगी, जिसमें संदिग्ध आतंकियों की पहचान करने वाले एक्सपर्ट के साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें भी शामिल होंगी। इस सिक्योरिटी प्लान को लागू करने से पहले ही इसकी रिहर्सल की गई। इस मॉक ड्रिल की सुरक्षा एजेंसी में बड़े अफसरों ने अलग अलग टीमें बनाकर सिक्योरिटी का जिम्मा संभाला और सुरक्षा कर्मियों को जरूरी हिदायत भी दी।
मुजफ्फरनगर में गैंगरेप की घटना ने एक बार फिर देश को शर्मसार किया है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में 7 वहशी दरिंदों ने एक नाबालिग युवती का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप किया है। मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन